हम लोग सब लोग एक शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब बात करते हैं, वो शब्द है मैं। करेक्ट? मैं ये सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मुझको ये लगता है, मुझको वो सोचना पड़ता है, ये सब, यही सबसे ज़्यादा शब्द जो है मैं। अगर मैं आपको कहूँ कि रणवीर यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, मुझे ज़रा दिखा दो वास्तविकता में तुम क्या है मैं को छू सकते हो? नहीं। देख सकते हो? नहीं। सुन सकते हो? नहीं। तो कहाँ है मैं? वो खाली एक आइडिया आपके मन में, एक सोच है आपके मन में, राइट? कि आपका खुद का ईगो, या आप उसको आप कुछ भी नाम दो, लेकिन ये जो मैं है वो आप उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वो केवल आपके मन के अंदर ये मैं बैठा हुआ है। लोगों को लगता है मैं मतलब मेरा शरीर। वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पैर कट जाएंगे तो भी आप मैं उसी को बोलोगे। आप अंधे हो जाओगे तो भी खुद को ही मैं बोलोगे। तो शरीर तो है ही नहीं। किरण खालप सर, थैंक यू। आप रणवीर शो हिंदी पर फाइनली आ गए। सर तो मैंने आपके साथ काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं, पर मुझे आपको हिंदी ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस करना था। धन्यवाद। तो ये है किरण खालप सर। खलप सर, ये मेरे मेंटर है। अक्सर लोग कहते हैं कि रणवीर जी आपके तो इतने सारे मेंटर है, कौन है आपका मेंटर? पर मैं ये कहूँगा कि आप मेरे लाइफ के एक बहुत ही पुराने मेंटर, शायद मेरे करियर के एक वन ऑफ द फर्स्ट मेंटर्स हैं। सो थैंक यू सर। पहले तो धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए। आपकी लाइफ की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प स्टोरी है आपकी लाइफ की। तो वो स्टोरी के बारे में बात करेंगे, और जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो बहुत डीप कॉन्वर्सेशन हम करते हैं। आप बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हो। तो आपकी बचपन से। हाँ, और हम ये भी कह सकते हैं कि जय कृष्णमूर्ति खुद आपके मेंटर्स हैं, ऐसे कह सकते हैं? नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उनका रहा है। अच्छा। मेरे पिताजी के बाद जय कृष्णमूर्ति। आपने उनके साथ टाइम भी बताया, जय कृष्णमूर्ति के साथ? 4 साल बताया उनके साथ। तो इन अ वे वो मतलब आपके कोच मेंटर जैसे हैं? मेरी सोच जो है उन्होंने बदल दी पूरी। ओके। तो सर आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में जानना है, और इन लोगों को बताना है आपकी लाइफ की स्टोरी के बारे में। मैं अब ये भी कहना चाहूँगा कि इंडिया की एक लीडिंग ब्रांडिंग एजेंसी है क्लोरोफिल, जिसके आप फाउंडर हो, को फाउंडर हो, और मार्केटिंग की दुनिया में, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आप एक लेजेंड माने जाते हो। पर आपकी शुरुआत हुई थी जो आप 17 साल के थे, अकॉर्डिंग टू मी। आपकी दूसरी लाइफ की शुरुआत हुई थी। सही है। तो ये आप द्विज जिसे कहते हैं ना, जैसे चंद्रमा को द्विज कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न। जो दोबारा जन्म होता है। तो ये आप क्यों कहते हो कि आपका जन्म दूसरी बार क्यों हुआ? तो तब तक जिस तरह से जी रहा था, और उसके बाद जो हुआ उसमें, जिसको हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं, कि एक पूरा स्टेप चेंज हो गया, उसके लिए हम लोग उसको कहेंगे द्विज, दूसरा जन्म। ठीक है सर। आपका बचपन कैसा था? आपने मतलब बचपन एकदम साधारण, बहुत। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि बचपन ज़्यादातर जिसको हम लोग जेनेटिक लॉटरी कहते हैं, मुझको हिंदी में कैसे बोलना है पता नहीं। मतलब आपके जीन्स के अकॉर्डिंग आपको एक लॉटरी मिल गई, आपके माता पिता की वजह से। हाँ, बहुत ही इवॉल्व्ड माता पिता थे वो। खुद मेरे पिताजी सिर्फ 7वीं कक्षा पास कर गए थे, वो भी म्यूनसिपल स्कूल से मराठी में। माँ तो केवल 4वीं कक्षा पास कर गई थी, वो भी मराठी में। लेकिन दोनों इतनी किताबें पढ़ते थे। मैं जब पिताजी को जानने लगा तब वो इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते थे, लिख सकते थे। वो खुद से पढ़े, उन्होंने खुद से सीखी। जो अंग्रेज़ी बोल रहे थे उसके बगल में जाके खड़े होना, अंग्रेज़ी फिल्म्स देखना, इस तरह से उन्होंने सब सीख लिया था। तो घर का माहौल ही वैसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ना, सीखना उनका। और एक स्पिरिचुअल डायमेंशन जो था, उन्होंने कुंडलिनी विद्या जो होती है उसका उन्होंने अभ्यास किया था। उनके गुरुजी थे पुणे में, नाम आ जाएगा उनका। तो
ये सब घर में ऐसा माहौल था और बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो हम हमेशा हंसाते थे। तो हमारे सब दोस्त मेरे घर आते थे। इट वाज कॉल्ड हाउस ऑफ हैप्पीनेस। तो ये सब असर रहा है। हाँ, उनके गुरुजी का नाम था गुणवणी महाराज। अच्छा। सर, ये जो आपने कहा कि उन्होंने खुद को अंग्रेज़ी सिखाई, इंग्लिश सिखाई, आप इस चीज़ पर कोई चीज़ें कह सकते हो? मतलब आप इस चीज़ पर कुछ हमें बता सकते हो कि उन्होंने कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली? केवल इंग्लिश नहीं, आर्ट भी। ओके। वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप 3 कमर्शियल आर्टिस्ट बन गए। उनको जब मेटल बॉक्स में जब नौकरी मिली, तब वो उस बॉस ने उनसे पूछा कि हम लोगों ने तो ऐसा काम देखा ही नहीं है, तो आप आर्ट स्कूल का सर्टिफिकेट जल्दी ले आइए, तो आपको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। सो उन्होंने कहा मेरे पास तो सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि मैं आर्ट स्कूल गया ही नहीं कभी। वो भी खुद से ही सीखी थी आर्ट पूरी। सर, तो ये जो तरीका है, तो बाद में जब मैं बड़ा बन गया, तब मेरा एक प्रिंसिपल इससे बन गया कि अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ग्रोथ की जिम्मेवारी आप खुद रखना चाहिए। आप खुद रखते हो। आप जब कहोगे कि नहीं, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ मेरा बॉस मुझको सिखाएगा, पढ़ाएगा, मेरी ग्रोथ की देखभाल करेगा, वो उतना मैं नहीं मानता हूँ। जितना आप जिम्मेवारी लोगे उतना अच्छा हो जाएगा। सर, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा कैसे थी? आपको लगता है कि वो जो कुंडलिनी की प्रैक्टिस करते थे, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करते थे? नहीं, वो फिर? बहुत बाद में आ गई वो। ओके। ये सब उन्होंने तो 13 साल के जब थे तब से काम करना शुरू किया, अपने परिवार को संभालना शुरू किया। तो मैं भी वही बनना चाहता था कि मैं अगर 15 साल का हो गया और अभी तक मैंने कुछ किया नहीं परिवार के लिए, तो वो सब। ठीक है सर, आज आपकी एज क्या है? 62। 62 ईयर्स के हो आप। आप अब लगते नहीं 62 ईयर्स के। ये हमेशा वो बोटॉक्स के कारण नहीं, बोटॉक्स के कारण नहीं, ये विपाशना के कारण है। विपश्यना के कारण है। आपके मेडिटेशन की वजह से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिले, पर उस चीज़ पर भी बाद में बात करेंगे। सर, ये आपकी स्टोरी कैसे बदली? 17 ईयर्स पर हुआ क्या आपके साथ? तो वही देखो, अभी ये स्पिरिचुअलिटी या ये जो खोज होती है ज़िंदगी में आपके, वो कभी कभी किसी हादसे के कारण हो सकती है। सर, क्या खोज? आपको उस खोज के बारे में कुछ कह सकते हो? सत्य क्या है, लाइफ का। हाँ, लाइफ की मीनिंग क्या लाइफ है, की ये meaning सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ये सब जो सवाल थे, वो ज़्यादातर लोगों के जब कुछ शौक होता है, कुछ हादसा होता है, तभी होता है कि कोई आपके नज़दीक का चला गया, तो आप तभी पूछना शुरू कर देते हैं कि भगवान कहाँ है, सत्य क्या है, ये और वो सब, ये खोज शुरू होती है। वो मेरे अंदर पहले से ही थी, बचपन से ही। तो वो मुझको याद है कि मैं पिताजी के साथ हम लोग के गोवा के मंदिर में गया था। उधर वो जो पुजारी रहता है, वो एक कुछ काम करता है कि वो फूल रख देता है देवी के ऊपर, और फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है वो आपके मन में रखना है, और देवी फिर उसका उत्तर दे देगी, उसका जवाब दे देगी। तो तभी भी जो सवाल मेरे मन में था वो यही था कि क्या मुझको कभी सत्य का एक्सपीरियंस होगा, कभी मैं जान लूँगा कि सत्य क्या है। तो वो चलते रहा। वैसे साधारण लड़का था मैं, ऐसा कुछ खास नहीं था, पढ़ता था, लिखता था, अच्छा, मैं बहुत अच्छा लिख सकता था तभी भी, स्कूल में भी। और फिर जितना फिलॉसफी के बारे में पढ़ सका, इमैनुअल कांट लीजिए, जॉन पॉल सार्त्र लीजिए, उपनिषद ले लीजिए, गीता ले लीजिए, ये सब पढ़ लिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्योंकि तभी 17 साल में आपका दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता है, तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन जय कृष्णमूर्ति का किताब मिल गई। कौन सी किताब सर? तभी वो टॉक्स एंड डायलॉग्स विद जय कृष्णमूर्ति, खाली एक ट्रांसक्रिप्ट थी, एक्चुअली डायलॉग्स का ट्रांसक्रिप्ट था। अभी वो किताब नहीं मिलती है, क्योंकि वो यूएसए ने की थी, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन यूएसए ने। वो एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, तीसरी बार पढ़ी तो कुछ चमक गया। आपने क्या पढ़ा था उसमें? उसमें पूरा उसका सार अगर आपको चाहिए तो वो एकदम आसान है कि
आपके अंदर अवेयरनेस नाम की चीज़ है, और आप जिंदगी जी रहे हो उस अवेयरनेस से नहीं, आपके सोच विचार से जी रहे हो। और आपके जो सोच विचार है वो असल में सोच विचार या आइडियाज़ जब हम कहते हैं, तो अगर ये माइक्रोफोन बनाना है, इसके लिए आपको आइडिया लगेगी और करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग नाते रिश्तों की बात करते हैं, मेरा और रणवीर सिंह अलाहाबादिया का रिश्ता, इसमें जब सोच विचार आएंगे तब वो वास्तविकता से मुझको दूर ले जाएगी। तो मैं आपसे एक बार मिला 3 साल पहले, तभी कौन था रणवीर और अभी कौन है, इसमें बहुत अंतर है। लेकिन मेरे मन में जो रणवीर है वो तब का है ना। उसके कारण, उस सोच के कारण मेरे मन में जो है वो और असलियत जो है रणवीर की, इसमें दूरियां है ना। वो गलत हो गया, वो वास्तविक नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो असलियत नहीं है। ये जो समझाया गया उस किताब में, उसके कारण पूरी मेरी ज़िंदगी बदल गई। क्या मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन थॉट एंड परसेप्शन, ये वही लॉजिक, थॉट एंड रियलिटी, बिटवीन थॉट एंड रियलिटी। तो जो आपने कहा कि आपके अंदर एक अवेयरनेस है, मतलब कि जागरूकता है। हाँ। तो रमन महर्षि को आप देखेंगे तो रमन महर्षि कहते थे कि जब आप फिल्म देखने जाते हो तो फिल्म का जो पर्दा रहता है वो अवेयरनेस, और उसके ऊपर जो सब होता है वो थॉट्स एंड वो सोच विचार है। तो वो फिल्म जब बंद हो जाती है तो पर्दा वैसे के वैसे रहता है। तो अपने अंदर भी जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, जो चेतना है, वो उसको एक्चुअली थॉट्स या सोच या विचार या आइडियाज़ उसको टच नहीं कर सकते, वो अपने से अलग से है। ये जब समझ में आता है, ये जब आप एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो अपने अंदर, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। सर अभी आपको लगता है कि आपको लाइफ का सत्य मालूम पड़ा है कि नहीं, फिर उस दिशा में जा रहा हूँ अभी भी, क्योंकि तुम सोचो कितनी साल ये हम लोग करते आए हैं, कितने साल हम लोग उस तरह से जीते आए हैं कि ये जो मेरे अंदर है वही सच है ना। कितने साल से तो एक बुरी आदत बन गई है, सोचना एक बुरी आदत बन गई, तो धीरे 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 कम होती जाएगी। सर पर बनारस में क्या हुआ? आप बनारस चले गए 17 साल की उम्र में। 17 साल की नहीं, तभी 19 साल की। तो ये पढ़ा मैंने जब 17 साल का था। तभी मैंने पिताजी को जाके बोला, जैसा ये कह रहा था कि मुझको इंजीनियर बनना है, उस तरह से मैं डॉक्टर बनने वाला था। तो मैंने पिताजी को जाके बोला कि देखिए ऐसा है कि इस आदमी ने जो मुझको दिया है उसके लिए मुझको धन्यवाद कहना चाहिए, और उनकी जो सोच है कि अगर सोसाइटी को बदलना है तो एजुकेशन को बदलना पड़ेगा। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ उनकी मदद करने, मैं वहाँ पढ़ाऊँगा और जो भी काम होगा वो मैं करूँगा। तो वो जब मैं यहाँ मिलने गया, पुपुल जयकर नाम की बहुत फेमस लेडी थी, वो वाइस प्रेसिडेंट थी वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की, उनको मिलने गया बम्बई में। उन्होंने कहा कि बेटा तुम अभी इंटर साइंस भी पास नहीं किए हो, तो तुम 2 साल रुको, बीएससी पास करो, क्या पता ज़िंदगी में क्या होगा, कितने साल तुम वहाँ रहोगे, तो तुम बीएससी तो कर लो, उसके बाद चले जाओ। तो और उनको कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के 4 या 5 स्कूल हैं। तो एक ऋषि वैली में जो है सबसे पुराना है 1927 का, बनारस सेकंड, फिर बेंगलोर में है, चेन्नई में है और पुणे के बाहर है। तो मैं लिसनर्स को एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा यहाँ। काफ़ी लोगों को पता नहीं रहेगा कि जे कृष्णमूर्ति एग्जैक्टली है कौन। मैं बस एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, टिम फेरिस का नाम ले लो, नवल रविकांत, बिल गेट्स, वो सभी जे कृष्णमूर्ति के बुक पढ़ते हैं। उन किताबों में, उन सोच विचारों में कुछ ऐसी चीज़ें जो इन बिलियनर्स को भी अच्छी लगती हैं। तो और पूरा वाइड ऑडियंस है, जैसे ब्रूस ली ने भी जो सीखा या सोचा समझा वो कृष्णमूर्ति के कारण है। सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, म्यूजिशियंस, फोटोग्राफर्स, सबको उन्होंने सब लोगों ने उनकी सुनी है। आपने उनके साथ टाइम भी बिताया ना सर? हाँ बिल्कुल। तो वो इन पर्सन कैसे थे, मतलब जब आप उन्हें मिलने जाते थे उनकी ऑरा कैसी थी?
औरत तो बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व था, लेकिन मैं जब गया था तब मेरे मन में वही था जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक दरवाज़ा दिखा दूंगा, लेकिन वहाँ जाना और उसके थ्रू उस तरफ जाना यह आपका काम है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। ये मेरे मन में था। तो मैं कभी ऐसा उत्सुक नहीं था कि जाके उनके साथ रहूं, उनके साथ बात करूं। जो आसानी से हुआ, अगर वो टीचर्स के साथ कभी खाना खाने आते थे, स्टूडेंट्स के साथ कभी आते थे, तब जो संभाषण होता था, डायलॉग जो होते थे, वो सब ठीक था। लेकिन मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि मैं उनके साथ जाके 1 घंटा बिताऊं। तो फाइनली जब मैं बम्बई वापस आ रहा था, तब वो सीनियर्स ने कहा कि नहीं किरण, तुम उनके साथ जाके बैठो। 15 मिनट उन्होंने बोला है कि हाँ मैं इस लड़के के साथ बिताऊंगा। तो मैं जब गया था तो उन्होंने कहा कि बोलो क्या पूछना है। मैंने कहा मुझको सचमुच में कुछ पूछना नहीं। उन्होंने कहा कि आपके साथ 15 मिनट में रहूं, बैठो अकेले से। उनके साथ चलने जाता था, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलते थे। तो जो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो वो नहीं, आप पेल नहीं पाते थे। तो उसके साथ उनके साथ चलता था, तभी बातचीत नहीं होती थी। या कभी गंगा में नाव से जाते थे, तभी बातचीत नहीं होती थी। तो ये 15 मिनट उन्होंने अलग से दिए थे। पर आपके साथ उन्होंने बातें बिल्कुल नहीं की? नहीं, बात की होगी, लेकिन ऐसे पर्सनली नहीं। अच्छा। वो जो पब्लिक में डायलॉग्स होते थे उसमें। पर सर, किसी इंसान से आप उनकी किताबों से भी उनसे सीख सकते हो और उनके साथ टाइम बिताकर भी सीख सकते हो। तो आपने उनके साथ टाइम बिताकर क्या सीखा? नहीं, मैं वो मेरे मन में था ही नहीं कि उनको देख के मैं कुछ सीखूंगा, ये मेरे मन में था ही नहीं। मेरे मन में एक फ्रेज़ है, नॉट वन ऑफ अस। मेरे मन में है कि ये सब हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और ये अलग लेवल का ह्यूमन बींग है। ये ऋषि जैसे थे, मानो। ऋषि हैं वो संत थे, महात्मा थे, दृष्टा थे, काफ़ी कहानियाँ हैं। लेकिन मुझको वो चीज़ नहीं अट्रैक्ट करती थी। मुझको एक ही था कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, अब उस रास्ते पर मुझको ही चलना है। उन्होंने जब सबसे पहला लेक्चर दिया था, जब वो वर्ल्ड टीचर उनको कहते थे वर्ल्ड टीचर आने वाले हैं, 43,000 मैंने इतने लोग वहाँ एक साथ आए थे वॉलंटियर्स बन के। और उन्होंने जब पहला उनका भाषण था, वो था ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड, विच इज़ अ फैंटास्टिक स्टेटमेंट। ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। ये हिंदी में आप कैसे समझाओगे? कि सच्चाई की तरफ जब आपको जाना है तो कोई एक रास्ता नहीं है, आपके हिसाब से हज़ारों रास्ते निकलेंगे। तो आपको उस पे चलना है। मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि एक यूट्यूबर की बात सुननी नहीं चाहिए, खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको सीखना चाहिए। वैसे ही। तो सर, पर उनकी बात अगर हम करेंगे, जे कृष्णमूर्ति की बात अगर करेंगे, तो आप क्यों कहते हो कि वो ऋषि थे? मतलब उनकी लाइफ की स्टोरी आप शॉर्ट में। बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम की सोसाइटी थी पुरानी, इंडिया में और वहाँ यूरोपियन लोग भी थे, मैडम ब्लावट्स्की और अपनी एनी बेसेंट और एक तीसरा ऑलकॉट, ये 3 लोगों ने ये शुरू की थी। वो जिसको ओकल्ट कहते हैं। मतलब भूत प्रेत की बात है? भूत प्रेत नहीं, कैसे कहेंगे उसको, ओकल्ट को? जैसे इस दुनिया के बाहरी दुनिया की चीज़ें। हाँ, इस दुनिया से बाहरी जैसे हिमालय में कौन रहता है कि कुछ महात्मा है जो हज़ारों साल रहे हैं, जो उनको जब पसंद है तब वो मानव बन के आएंगे और फिर जाएंगे। ये सब, इसकी जो सब विद्या है, उसके बारे में थियोसॉफिकल सोसाइटी में काफ़ी ये होते थे, बातचीत होती थी। उसमें एक मानना था कि इस साल वर्ल्ड टीचर आएंगे, मतलब पैदा होंगे इस दुनिया में। इस दुनिया में एक वर्ल्ड टीचर आएगा और वो इस साल वर्ल्ड टीचर बन के सब लोगों को दिखा देगा कि कैसे जीना है। एक अवतार की तरह। एक अवतार आएगा
और लेडबीटर नाम के एक आदमी थे, उनको ये जिम्मेवारी सौंपाई गई थी कि आप जाके एक वो लड़का ढूंढो जो वर्ल्ड टीचर बनने वाला है। तो उन्होंने चेन्नई की बीच पे ये लड़का देखा, कृष्णमूर्ति। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके पिताजी थियोसॉफिकल सोसाइटी में क्लार्क थे। तो एनी बेसेंट ने उनसे कहा कि ये अवतार है, ये वर्ल्ड टीचर बनने वाला है, तो मैं उसको अडॉप्ट करूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर कुछ बातचीत करके हो गया, उसको अडॉप्ट कर लिया। कृष्णमूर्ति ने कहा नहीं, मैं मेरे भाई के साथ ही जाऊँगा। तो उसके भाई को भी अडॉप्ट कर लिया और दोनों को ले जाया गया लंदन। उसके बाल ठीक किए, दांत ठीक किए, ये वो, अच्छी स्कूल में। लेकिन वो स्कूल में ज़्यादातर अच्छे नहीं पढ़ पाते थे, उनका भाई बहुत तेज़ था। एक साल जब वो शिप से आ जा रहे थे, तभी तो प्लेन्स नहीं थी, तब वो भाई चल बसा और उनके अंदर एक प्रक्रिया शुरू हुई जिससे वो कंप्लीटली बदल गए। और फिर एक दिन कैलिफोर्निया में एक पेड़ के नीचे जब बैठे थे, तब उनको वो साक्षात्कार हुआ, सच्चाई ये वो। तो काफ़ी 1 साल या 2 साल उनके शरीर को एकदम तैयार किया गया उस प्रक्रिया ने। वो नहीं जानते थे क्या हो रहा है। मैं किसी को पता था कि वो क्या हुआ, उनके क्या हो रहा है वो दिखाई दे रहा था कि उनको बहुत दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहे हैं, अपनी मातृभाषा में बोल रहे हैं, तेलुगु में बात कर रहे हैं, लेकिन किस कारण हो रहा है ये किसी को पता नहीं था। आपकी क्या राय है, वो किस नहीं, कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी में उन्होंने, उसमें लिखा गया था कि उनका शरीर जो है वो पूरा बदल देंगे। ये जो शक्ति है ओके वो उनको तैयार करने, वर्ल्ड टीचर बनने के लिए तैयार कर रही है ना। तो वो वर्ल्ड टीचर कैसे बनेंगे? तो वो सब उनके पुराने जो कर्म है वो उसको जलाना चाहिए। तो इसके लिए ये वो उनका मानना है कि वो उस प्रक्रिया से उनके जो पुराने कर्म की जो चीज़ें हैं वो सब जलाई जा रही है। मतलब मान लो एक बीमारी की तरह थी या Correct. कोई चीज़, उनको कोई बीमारी हो गई, साफ उनको सब साफ सुथरा किया जा रहा है उसमें से, क्योंकि वो मानव जाति से अभी ऊपर जाने वाले हैं। सो ये जो सोसाइटी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस सोसाइटी में मेडिटेशन पर ज़्यादा फोकस होता था या नहीं? वो एक फिलोसॉफिकल सोसाइटी थी, फिलोसॉफिकल सोसाइटी, बातचीतें होती थी और डिस्कशंस होती थी कि मानव जाति थियोस मीन्स ब्रदर। ओके, थियो मीन्स ब्रदर, थियोसॉफिकल माने जो ब्रदरहुड्स का जिनको लगन है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छा, सोफिस इज लगन, फिलोसॉफी माने प्यार। इसका फिलोसॉफी मतलब सोचने का प्यार। तो इस तरफ से थियोसॉफी मतलब ब्रदरहुड का प्यार। सो दैट इज द सोसाइटी दैट इट वाज देयर। अच्छा, तो उसमें ये था कि वो जो वर्ल्ड टीचर आएगा वो आपको रास्ता दिखाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ उसका। और लेकिन ये भी लिखा था कि जब वो सबसे अजीब चीज़ है, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जब वो आएंगे और जब वो बोलने लगेंगे तब वो इस तरह से बोलेंगे कि आपने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा। मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हाँ, जो ऐसी चीज़ और इस तरीके से बात करेंगे। तो आके उन्होंने कहा ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। इसलिए मैं ये जो बना हुआ है, ये जो समूह बना हुआ है, ये जो वॉलंटरी बना हुआ है, ऑर्डर ऑफ द स्टार, जो समाज बना था उसका ऑर्डर ऑफ द स्टार, समाज नहीं, वो जो ग्रुप बना हुआ था ऑर्डर ऑफ द स्टार, जो उनकी आइडियाज़ को लेके पूरी दुनिया में फैलने वाले थे। मतलब जे कृष्णमूर्ति ने एक ग्रुप बनाया, उन्होंने नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ग्रुप बनाया, ओके, ऑर्डर ऑफ द स्टार। उसमें वो 40,000 लोग थे और वो अभी वो आके भाषण देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जीना है, कैसे दर्शन पाना है, कैसे आपको इवॉल्व करना है। ये सब चीज़ें जब बताएंगे, जब सत्य का रास्ता दिखाएंगे, वास्तविकता का रास्ता दिखाएंगे, तो लेकिन उन्होंने स्टेज पे जाके कहा कि ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड और इसलिए मैं ये डिसबैंड कर रहा हूँ। तो वो 40,000 लोग क्या करेंगे अभी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने उनको बाहर फेंक दिया, जे कृष्णमूर्ति। हाँ। तो सर थियोसॉफिकल सोसाइटी से उन्हें निकाला गया, हाँ, और फिर उन्होंने खुद की एक मूवमेंट स्टार्ट करी। हाँ, तो वो अकेले बैठे हुए थे वहाँ और किसी ने आके पूछा कि भैया आप यहाँ होटल में क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा मेरा बंगला जो है बंद कर दिया गया है,
मुझको बोला गया कि अब तुम सोसाइटी में नहीं हो तो मैं क्या करूं, लेकिन उन्होंने सुना था उनको, वो देखना था, वो उनका रूप देखे भी पता चल जाता था कि ये कुछ कोई महान आदमी है। तो धीरे धीरे वो बढ़ गया। मेरे हिसाब से दुनिया की पूरी हिस्ट्री में उन्होंने सबसे ज़्यादा इंसानों से बात की है। वो कहते थे कि मेरा शरीर जो है वो केवल इस काम के लिए बनाया गया कि ये जो मैंने देखा है, जो सत्य का रूप मैंने देखा है, उसको इंसान की तरफ पहुंचाना, ये एक ही मेरा काम है। मीडियम थे वो, मीडियम, मतलब एक क्या कहते हैं, मिडिल मैन, जो यूनिवर्स है, Absolutely. जो तो गॉड है मान लो, हाँ, उनकी बातें मनुष्य जाति से करेक्ट बात करना उन चीज़ों तो के बारे जब भी कभी आज लेक्चर है शाम को 6 से 7 बजे और पूरा फीवर है, फ्लू हो गया है, कुछ नहीं मानते थे कि नहीं, इसका काम केवल यही है कि उधर बैठना और लोगों के साथ बात करना, उनके प्रश्नों का उत्तर देना, यही सब है। ब्यूटीफुल सर, आपने उनकी बहुत किताबें भी पढ़ी हैं, आपने उनके साथ बातचीत भी की है, तो आप उनके, आई नो ये बहुत मुश्किल सवाल है आपके लिए, पर अगर आपको उनके कोई 3 सोच विचारों के बारे में बात कर सकते हो ऑडियंस के साथ, पर अगर आप उनके कोई 3 महान सोच विचार शेयर कर सकते हो जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे उनके, जे कृष्णमूर्ति के सोच 3 विचार। क्यों, हम लोग एक ही करते हैं। ओके, श्योर। तो उसका मैंने जो जिस तरह से सोचा है कि उसका पूरा सार जो है वो है थॉट डिवाइड्स। मतलब आपके सोच विचार जो है वो आपके और वास्तविक के बीच में विभाजन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी लोग, मैं जब ये कहता हूँ, बहुत बौखलाते हैं लोग, बहुत डर जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही हैवी थॉट है। हाँ, बहुत है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, देखो आप समझ में आता है कि नहीं। हम लोग सब लोग एक शब्द सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब बात करते हैं, वो शब्द है मैं। करेक्ट? मैं ये सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मुझको ये लगता है, मुझको वो सोचना पड़ता है, ये सब, यही सबसे ज़्यादा शब्द जो है मैं। अगर मैं आपको कहूँ कि रणवीर यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, मुझे ज़रा दिखा दो वास्तविकता में तुम क्या है मैं को छू सकते हो? नहीं। देख सकते हो? नहीं। सुन सकते हो? नहीं। तो कहाँ है मैं? वो खाली एक आइडिया आपके मन में, एक सोच है आपके मन में, राइट? कि आपका खुद का ईगो, आप उसको आप कुछ भी नाम दो, लेकिन ये जो मैं है वो आप उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। वो केवल आपके मन के अंदर ये मैं बैठा हुआ है। लोगों को लगता है मैं मतलब मेरा शरीर, वो तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पैर कट जाएंगे तो भी आप मैं उसी को बोलोगे। आप अंधे हो जाओगे तो भी खुद को ही मैं बोलोगे। तो शरीर तो है ही नहीं। शरीर भी एक आपके इमेजिनेशन का हिस्सा है। नहीं, शरीर है तो वास्तविकता ये शरीर है, आप देख सकते हो, लेकिन वो शरीर मैं नहीं हूँ, है ना। मतलब उस शरीर के अंदर भी एक ऐसी चीज़ है। हाँ, जो हम लोगों ने कहा। तो अगर मैं आपको और पुश करूँ कि यहाँ बैठ जाओ और ज़रा एक बार सोचो कि जब मैं कहते हो तो सच्चाई में क्या, थोड़ा स्लो डाउन करो। जैसे हम लोग क्रिकेट में अगर डिसीजन लेना है तो क्या करते हैं, स्लो मोशन में देखते हैं, तो वो हम लोग देख सकते हैं कि वो बॉल उसको लगी नहीं। उस तरह से अगर हमारे मन को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे और बैठ के देखेंगे तो वो जो मैं है उसमें खाली मेमोरीज के बिना और कुछ है ही नहीं है। मतलब जब आप अपने खुद की आत्मा के बारे में सोचते हो, आपके अकॉर्डिंग आपकी आत्मा में आपकी लाइफ की मेमोरीज बसी हुई है, जो आपके यादें हैं लाइफ की। हाँ, यादें हैं, बस वही है। हाँ, और अभी तो साइंस ने दिखाया गया है कि यादें बदलती रहती है। मतलब तो एक इंडियन कपल है जिन्होंने अपने घर में सब दिशाओं में कैमरा लगाया एक्सपेरिमेंट के तौर पे, और 1 साल वो कैमरा चला है। हाँ, ऑफ कोर्स जो प्राइवेट जगह है, बाथरूम वगैरह, वहाँ नहीं है। और हस्बैंड और वाइफ, और उनकी उस साल में उनकी बेटी पैदा हुई। और वो साल ख़त्म होने के बाद डॉक्टर्स ने उनको पूछा
कि आपकी बेटी जब पहली बार चलने लगी, वो याद आप थोड़ा उसका वर्णन कीजिए। तो हस्बैंड बोला कि अरे हाँ, शाम थी और मेरी माँ किचन में थी और पहली बार ये लड़की उठ गई, 9 महीने की थी, और मेरी तरफ आई। और जब मदर को पूछा गया, माँ को पूछा गया, सर नहीं, वो सुबह थी और वो, तो एक ही चीज़ की याद जो है वो दोनों की अलग अलग है। समय जब बीतता है तब वो याद भी अलग हो जाती है। मतलब जिन चीज़ों को आप अभी याद करोगे खुद के लाइफ में के बारे में, वो भी बाद में बदल जाएगा। ये सच है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक ही हर इंसान के लिए, हर इंसान के। आप अगर आयुर्वेद में सोचेंगे, आयुर्वेद में 3 प्रकृति होती है, वात पित्त कफ। और ये प्रकृति आप जब कंसीव होते हो, आपके पिताजी और माताजी के बीच में जब कंसीव होते हैं, तभी ये प्रकृति फिक्स हो जाती है, वो बदल नहीं सकती। हर एक प्रकृति जो वास्तविकता को एक्सपीरियंस करते हैं वो अलग अलग से करती है। ठीक है, तो आपकी याद और इसकी याद और मेरी याद आज के शाम के बारे में 1 साल के बाद पूरी अलग होगी। उसको कुछ अलग याद रहेगा, आपको कुछ अलग याद रहेगा, मुझको कुछ अलग याद रहेगा। ये सच्चाई है। तो आप कह रहे हो कि बेसिकली लोग जब कहते हैं मैं या मी वो और आई, वो एक्चुअली अपने पूरे लाइफ के यादें को लेकर साथ में हाँ, एक जुट में एग्जैक्टली एक जुट में लेकर कह रहे हैं कि ये मैं हूँ, मैं मेरी यादें हूँ। हाँ। और वो क्यों ऐसे बना है? क्योंकि ये खाली एक आदत है। तो सच क्या है सर? वही तो जितना आप जितनी एनर्जी और जितना समय आप अवेयरनेस को देंगे, उतना ये सब बदलते जाएगा। और उसकी जो आपके ऊपर जो कंट्रोल है वो कम होते जाएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा स्लो डाउन करना चाहूँगा क्योंकि बहुत भारी कॉन्सेप्ट है। अभी मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ आपने अभी कही, हाँ, बेसिकली ऑडियंस के लिए समझा दूँगा। हाँ बिल्कुल। कि हमारी जो टेंशन्स होती है, जो एंग्जाइटी हम कहते हैं कि अरे यार एंग्जाइटी हो गई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो बेसिकली आपकी यादों की वजह से होती है। बहुत बार, जैसे इस पॉडकास्ट पर भी हमने इम्प्लिसिट मेमोरीज के बारे में बात किया। करेक्ट। कि मान लो आपके बचपन में आप 3 या 4 साल के थे, आपने किचन में जाकर दूध गिरा दिया। हाँ। और वहाँ आपकी मम्मी आ गई और कहा कि अरे दूध गिर गया, कैसे दूध गिर गया, आप इतने बुरे बच्चे हो। तो आप जब 3-4 साल के हो, आपके लिए आपकी पूरी दुनिया अपनी मम्मी है, आपके पापा है। तो उस इंसिडेंट की वजह से आप डर जाते हो कि यार मेरी मम्मी ने मुझ पर चिल्लाया, ये क्या हो गया। और फिर आप जब बड़े होने लगते हो तब आपको ये चीज़ याद भी नहीं रहती, पर ये याद रहता है कि यार दूध की वजह से मुझ पर चिल्लाया गया। करेक्ट। फिर आपकी पूरी जिंदगी के लिए आप दूध नहीं पी सकते, क्योंकि आप उस याद में अब दूध के साथ वो बुरी मेमोरी जुड़ा हुआ है। हाँ, वो बुरी याद जुड़ी हुई है। इसी तरह हर इंसान के साथ हर एक चीज़ के बारे में कोई, मतलब अगर लाइफ में आपके साथ कोई बुरी चीज़ हो गई तो उस बुरी चीज़ को आप पकड़ के रखते हो अपनी पूरी लाइफ के लिए। आपके पूरी लाइफ के ड्यूरेशन के लिए आप पकड़ के रखते हो उस बुरी चीज़ को। पर तो कुछ साल पहले हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम का वर्कशॉप बनाया था। तो उसमें उसको हम लोग कहते थे माइंड बॉडी वर्कशॉप। तो एक अजीब सी चीज़ है ह्यूमन एवोल्यूशन में। अपने ब्रेन में एक प्राइमल ब्रेन है जिसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन मतलब? रेप्टिलियन ब्रेन माने उसमें 3 चीज़ें होती हैं जो वो उनको खाली 3 चीज़ कंट्रोल करनी है, खाना पीना, रिप्रोडक्शन, और आपको मरने से बचाना है। और ये जो ब्रेन है रेप्टिलियन ब्रेन, ये नॉर्मल ब्रेन से, 4 ब्रेन से कुछ 20,000 गुना फास्ट है। राइट? तो अगर अंधेरा है और आप अकेले चल रहे हो और कुछ आवाज़ आ गई तो आपको पता चलने से पहले ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सारा खून जो है हाथ और पैरों में जाता है, क्योंकि या तो आप मारने वाले हो किसी को या तो वहाँ से भाग जाने वाले हो। ये सब चीज़ें हो जाती। उसके लिए चेहरा आपका सफ़ेद हो जाता है क्योंकि वहाँ से खून हाथ और पैरों में आ गया। पेट में, जिसको बटरफ्लाइज कहते हैं, वो आ गया क्योंकि पेट में भी खून नहीं है। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि ये हुआ शारीरिक डर।
आपके अस्तित्व को अभी कुछ डेंजर आ गया है ना, ये कोई आपको ख़त्म करने वाला, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्रेन ने शुरू किया है, जो रेप्टिलियन ब्रेन। लेकिन अभी आप ऑफिस में हो और बैठे हुए, और आपका बॉस आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत नालायक आदमी हो। आप ये सोच नहीं रहे थे, आपको ये प्रेडिक्शन नहीं था कि ये इस तरह से बोलेगा। तभी जो आपका रिएक्शन है वो उसी टाइप का होता है जो शारीरिक डर के कारण होता है। आपकी रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट हो जाती है। उसने एक्चुअली आपको अभी मरने का डर नहीं है, लेकिन आपके ईगो को जो ठेस पहुंचे उसका रिएक्शन जो है इसी तरह का है। हाथ और पैरों में खून जा जाता है, चेहरा सफ़ेद हो जाता है। तो ये जो इसके कारण आप, लेकिन आप ऑफिस में हो, आप तो मार नहीं सकते बॉस को, भाग नहीं सकते वहाँ से। तो क्या हो रहा है फिर आपके शरीर में? आपके शरीर में उसका सबसे सुंदर उदाहरण जो दिया है केन विल्बर नाम के आदमी ने, उन्होंने कहा कि उसका मतलब ये होता है कि उस तरफ आप एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ दबा रहे हो। आपके दिमाग की गाड़ी की एक्सेलरेटर और ब्रेक, क्योंकि आपको मारना भी है और नहीं मार नहीं सकते। हाँ। और खून तो चला गया। तो आप ऐसे करके रुके हुए, तो फिर धीरे धीरे आपके नेक में, आपके पीठ में दर्द होने लगता है। क्योंकि ये अगर सोचो रणवीर, अगर ये कई साल चलते रहेगा तो क्या होगा आपके शरीर को। और ये आम इंसान के साथ होते रहता है। सब मेरे साथ भी होता होगा। पर अब आप मेडिटेशन की बातें करोगे कि मेडिटेशन की वजह से वो चीज़ें रिलीज हो जाती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए मेडिटेशन करनी चाहिए। यस। लेकिन उधर भी रणवीर मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं कि ये वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, अभी मेरी कफ और वात प्रकृति, उसका परसेंटेज है मेरे अंदर पित्त प्रकृति बहुत कम है, तो मुझको पित्त ज़्यादा होता नहीं या भूख ज़्यादा लगती नहीं, इसलिए मैं रात को खाना खाता नहीं। अगर तुम पित्त प्रकृति होंगे तो आपको नहीं, आप सो नहीं पाओगे। इससे छुटकारा नहीं है, आपकी प्रकृति से आपका छुटकारा नहीं। जब तक आप मरने के नज़दीक नहीं आते हो तब कहीं जाके वो बदल सकती है प्रकृति, अगर से वो बदल नहीं सकती तब तक वो बदलेगी नहीं। मतलब हर इंसान के अंदर वो प्री डेस्टिन्ड होता है बचपन से, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक कॉन्स्टिट्यूशन। माइंड एंड बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है। ये आयुर्वेद की बहुत बढ़िया साइंस है वो। तो उसके हिसाब से अभी आप अगर आपका एवोल्यूशन करना चाहते हो, आपको कोई रास्ता निकालना है, आपकी सच की तरफ जाना है, ये क्यों हो रहा है क्या नहीं, ये सब जो अगर खोज करना चाहते हो तो वो भी उस प्रकृति के हिसाब से होगी। तो कुछ लोगों को ये सब प्रश्न पूछना, मनन करना, चिंतन करना, वो से ये सब मत बताओ बॉस। कुछ सीधा सा उपाय बोलो क्या करना है। या और एक कोई होगा कि नहीं भैया ये मेरा गुरु है और ये जो गुरु कहेगा या ये जो गुरु माँ कहेंगी वो मैं करूँगा, मुझको ये इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। तो इसको कहते हैं कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो ये आपके प्रकृति के हिसाब से ही आप ढूंढेंगे। और कर्म मार्ग वाले लोग करते हैं काम करके बस खुद की लाइफ के बारे में, उनको डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं करना है। आप बोलिए क्या करना है। हमारे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में एक बहुत अच्छे आदमी थे आर उपासनी, वो डायलॉग के अंदर या वो संभाषण इसमें कभी पार्ट नहीं लेते थे। लेकिन अगर उनको कहा कि कल से आपको एक एग्रीकल्चरल कॉलेज शुरू करना है, सर हाँ मैं आपको 1 साल में इधर एग्रीकल्चरल कॉलेज शुरू कर देता हूँ। वो कर्म मार्ग है। और ये आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि ये अंदर की आपकी प्रकृति है उसके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करता। मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैंने कितने संतों को मिला हूँ। मैं गुड़वनी महाराज को मिला हूँ, देन बीडी बाबा नाम के संत थे जिनको निसर्गदत्त महाराज कहा जाता था, और जय कृष्णमूर्ति को मिला हूँ, माधव आशीष नाम के संत थे,
तो ये सब इन सबों को मिलाओ तो उसमें से मैंने 3 रूल्स निकाले हैं कि असली संत जो होते हैं वो 3 चीज़ें नहीं करते। एक तो उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता उनके पास, जो शरीर में पहना है वही। दूसरा, वो कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करते, वो आपको नहीं कहेंगे कि इतने दिन बैठो, इतने दिन उठो, आपको जो सही लगे वो करो। और तीसरी चीज़, वो कभी पैसा नहीं लेते। तो इसीलिए मैं भी सोचता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कि तुमको मनन चिंतन करना ही है, मेडिटेशन करना है। आपको अगर वो अंदर से लगता है कि हाँ मेडिटेशन से मेरा कुछ होगा अच्छा, तो आप करिए। उस प्रक्रिया से क्या होगा वो अभी साइंस ने भी बताया। उसकी स्टोरी मैं बता दूं आपको। श्योर सर। अपना शरीर जो है वो सेल्स का बना है, पेशियों का बना है ना। लाखों करोड़ों अरब, हिंदी में कहते हैं शंख महाशंख, वो भी ट्रिलियंस, इतने अपने शरीर में सेल्स हैं। हर दिन लाखों करोड़ों सेल्स डुप्लीकेट हो जाती है, कुछ मरती है, कुछ नई चीज़ हो जाती है। जब तक आप यंग हो तब तक वो चीज़ें डुप्लीकेट हो रही हैं। जब सेल का विभाजन होता है तो वो डीएनए जब स्प्लिट होता है तो डीएनए की एक पूंछ होती है, उसको कहते हैं टेलोमियर। उसकी डीएनए की एक लंबी सी पूंछ होती है। जब जब ये विभाजन होता है वो पूंछ थोड़ी कम होती जाती है आपकी पूरी लाइफ के दौरान। हाँ। और एक समय ऐसा आता है कि वो इतनी छोटी हो जाती है कि वो डीएनए को बता देती है कि अभी विभाजन नहीं करना है। उसका मतलब बुढ़ापा। ओके, मतलब तब आपका बुढ़ापा चालू हो जाता है। हाँ, तब उसके आपके बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, क्योंकि अभी काले बाल नए आ नहीं रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नए सेल्स बन नहीं रहे हैं। ये हो गई टीलोमर्स की बात। ये एक उनका नाम मैं भूल गया, मार्गरेट समथिंग, उनको नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए। तो अभी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये पता चला है, बहुत आश्चर्यजनक चीज़, कि स्ट्रेस के कारण ये बहुत जल्दी छोटी हो जाती है। तो आप देखेंगे जो कुछ काम लोग जो स्ट्रेस का काम ज़्यादा करते हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स है कि, या आपके परिवार में और कोई ऐसा होगा जो हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहता है। मान लीजिए कि किसी की बेटी है या बेटा है जो नॉर्मल नहीं है या ऑटिस्टिक है और उसके लिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वो ज़्यादातर जल्दी वो थक जाते हैं, जल्दी एजिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आश्चर्यजनक ये बात है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो ये प्रोसेस कम हो जाती है। इसलिए आप अभी 40 साल के दिखते हो। पर सच में लोग ऐसे ही कहते हैं, आप 30-40 साल के दिखते हो सर। हाँ, तो वो पता नहीं मुझको उसके कारण है कि नहीं, बट ये अभी साइंटिफिकली प्रूवन है कि टीलोमियर्स की जो ये लंबाई है वो आपके मेडिटेशन के कारण धीरे धीरे उतनी जल्दी कम नहीं होती। सर, पर ये सब आपने मेडिटेशन करना कहाँ सीखा? विपश्यना मतलब क्योंकि जय कृष्णमूर्ति कुछ उनका मानना था कि कोई मेथड नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। पर आपने बनारस में टाइम बिताया ना, 4 साल। तो वहाँ मतलब इसी वजह से कि आप हाँ, उन स्कूल में, तो स्कूल में मैं पढ़ाता था, फिर उस स्कूल में जितना मुझको जो कुछ आता था वो मैंने सबको सिखा दिया। स्विमिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी, जिम्नास्टिक्स मैंने कुछ किया था बचपन में, जिम्नास्टिक्स सिखाया, जूडो कुछ सिखाया था, जूडो सिखाया, बहुत मज़ा किया। मैं भी जूडो का हूँ, ये मुझे आपके बारे में पता नहीं था। पर एनीवे, तो फिर एट एज 24 या 25 के आप जब थे, 25 साल के जब आप थे, तो आपको क्यों लगा कि बॉम्बे फिर से आकर यहाँ कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट करना चाहिए? मैंने सोचा नहीं था कौन सा करियर करना। मेरे जिस तरह से मैं गया था वहाँ किस लिए गया था कि इस आदमी ने मुझको कुछ दिया है, मुझको उनका धन्यवाद मानना है। उन्होंने जो कहा है कि एजुकेशन विल चेंज सोसाइटी, उसको मैं मानता हूँ, तो मैं उस लिए उधर गया था। आया क्यों? पिताजी को पार्किंसंस था, माँ को कैंसर, तो वो भी मेरी जिम्मेवारी है। वो टीचर इकलौते बेटे थे? नहीं, मेरी बहन है वो भी, और एक
महान कहानी है। उसके कारण जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में वो उन्होंने काफ़ी उनकी जिम्मेदारी ली। तो जब पिताजी और माँ बहुत बीमार थे, काफ़ी काम मेरी बहन ने किया जब मैं वहाँ था। तो आप जब शिक्षक हो, आप टीचर हो, आप है 500 रुपये आपको मिलता है, उसमें से तो कुछ चलेगा नहीं। तो आया केवल उस उद्देश्य से कि मैं आके इनकी देखभाल करूँगा। उनको अगर अस्पताल जाना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, मेडिसिन लाने, कैंसर के मेडिसिन बहुत ये एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो तो कमाना पड़ेगा ही। तो सर जब आप बॉम्बे वापस आए, आपके दिमाग में करियर को लेकर क्या चल रहा था? क्योंकि नोइंग यू, आप बहुत ही शांत किस्म के इंसान हो, आप बहुत ही तो काम इंसान हो। 2 ऑप्शंस थे। एक तो मेरे साथ जो पढ़ते थे कॉलेज में, उसमें से 2 थे वो जर्नलिज्म में चले गए थे और उनको पता था कि मैं लिखता हूँ अच्छा। मैं कॉलेज में था तभी भी मेरे कुछ आर्टिकल्स टाइम्स ऑफ इंडिया में आए थे। जब बनारस में था तभी भी मैंने बनारस के बारे में लिखा था और यहाँ एक मैगज़ीन में वो पब्लिश हुआ था। एक ऑप्शन था जर्नलिज्म, दूसरा ऑप्शन था एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्यों? क्योंकि पिताजी के साथ रह रहकर मैं ड्राइंग सीखा था, कलर्स के बारे में जानता था, कंपोजिशन के बारे में जानता था, फोटोग्राफी के बारे में जानता था। तो एडवर्टाइजिंग में वो जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स एंड इमेजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये कौन से साल की बात है सर? 83 83 में वापस आए थे। तो आपने 79 to 83 वहाँ था। तो 83 से लेकर मेरे ख्याल से 1995 या 96 तक आपने एडवर्टाइजिंग 99 तक एडवर्टाइजिंग फील्ड में काम किया और उसके बाद ब्रांड हाँ, फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत की 99 में। वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कैसे? वो भी आप जब बोलते हो एंटरप्रेन्योरशिप, तो मैं उस तरफ से अपने को नहीं देख रहा था। फिर मैं सोच रहा था कि ये एडवर्टाइजिंग जो अभी ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग इंडिपेंडेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो थी वो कम होती जा रही थी। और जिस एजेंसी में मैं था क्लैरियन, वो भी बेट्स नाम की एजेंसी ने, इंटरनेशनल एजेंसी ने उसमें शेयर ले लिया था। तो इंटरनेशनल एजेंसीज जिस तरह से काम करते हैं वो मुझको पसंद नहीं था। आपको इंडियन एजेंसी एक खोलनी थी? इंडियन नहीं, इंडियन हो या इंटरनेशनल, जो अगर वो उस तरह से काम करती है, उनका क्या है कि इस साल इतना पैसा नहीं बना इसलिए इसको नौकरी से निकाल दो, ये मुझको भाता नहीं था। ये मुझको ठीक नहीं लगता था। मुझका मेरा ये था कि बुरा वक्त आएगा तो भी ठीक है, अच्छा वक्त आएगा तो भी ठीक है, आपको उनको साथ लेके जाना चाहिए। सो हम ये कह सकते हैं कि आपको जो आपकी मेंटालिटी है लाइफ में, आपको उस मेंटालिटी को अपने खुद के एक बिजनेस में लाना था, जहां आप अपनी लाइफ के लिए एक वातावरण बना रहे हो, एनवायरनमेंट बना रहे हो। एक तो वो एक था, वो भी एक्चुअली सबकॉन्शियसली हो गया। मैं ऐसा सोच के नहीं कि मैं इस तरह से बनाऊंगा, और लेकिन करना था कि कुछ अलग करूंगा। तभी ब्रांडिंग में ज़्यादा कुछ एजेंसीज थी ही नहीं। ब्रांडिंग होती क्या है सर? हाँ वही तो पर लोगों को लोगों को पता है कि मार्केटिंग क्या होती है। हाँ। कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, फिर आप उसमें मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर दो, यानी कि उस चीज़ के एड्स बनाओ। हाँ। और लोगों को कहो कि ये चीज़ खरीदो, आपके लिए अच्छी है, वो होती है मार्केटिंग। और ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांड यानी एक सोच। मतलब आपका प्रोडक्ट या जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी क्या कहती है लोगों को? कंपनी या प्रोडक्ट भी। तो क्या अभी आप देखोगे कि एक ज़माना था जब एक ब्रांड और एक प्रोडक्ट एक साथ थे। जिलेट यानी ब्लेड्स या रेजर और कुछ नहीं। लेकिन आप फैब इंडिया देखो, फैब इंडिया ब्रांड नेम है, लेकिन उसमें करीब 10 या 12 हज़ार प्रोडक्ट्स हैं। तो एक ब्रांड के नीचे अभी हज़ारों प्रोडक्ट्स आने लगे। अपना रामदेव बाबा का पतंजलि ब्रांड नेम है, उसके नीचे कितने प्रोडक्ट्स हैं? करीब करीब 20 हज़ार तो प्रोडक्ट्स होंगे। तो वो ज़माना एक था जहाँ एक प्रोडक्ट और एक ब्रांड साथ साथ रहते थे। अभी वैसा नहीं, एक ब्रांड के नीचे काफ़ी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। अगर एक ब्रांड के नीचे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उस ब्रांड का डेफिनेशन जो है उसका, वो क्या कैसे जाना जाता है? हाँ, कैसे जाना जाता है, वो तो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर होना चाहिए। तो वो आप कैसे डेफिनेशन कैसे करोगे? मतलब ये जो चीज़ है ये हम लोग करते हैं। मतलब ब्रांड में जो फॉन्ट यूज़ होगा, जो नहीं, फॉन्ट वो उसका एक्सप्रेशन होगा, उसकी सोच क्या है। इट्स सरकार मूवी आपने देखी होगी ना, उसमें वो सरकार मूवी में
वो क्या कहता है कि मैंने उसको नहीं, उसकी सोच को मार दिया। तो आपके मतलब आपका बिजनेस बेसिकली क्या है? लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमें ब्रांडिंग में हेल्प कर दो। ब्रांड बनाना है हम लोग को। किस सोच चीज़? लिए, सोच लो कि नीरज गुप्ता नाम के मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे, दोस्त बन गए जब ब्रांडिंग हुआ। तो उनकी टैक्सीज़ की फ्लीट थी पूरी, हाँ, जो बीपीओस के अंदर जो लड़कियां और लड़के जब रात को देर से निकलते उनको अपने घर पहुंचाते। तो वो जब न्यूयॉर्क गए या दुबई गए या सिंगापुर गए, वहाँ की टैक्सीज जब उन्होंने देखी, तब उन्होंने आके कहा कि इधर तो इंडिया में सारे एयरपोर्ट्स बहुत चकाचक हो गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद आप जो टैक्सी में बैठते हो वो गंदी है, वो गीली है, उसमें बदबू है। वो एक्सपीरियंस जो आपका एयरपोर्ट का था वो टैक्सी में क्यों नहीं आ सकता? इसलिए वो हम लोग के पास आए और उन्होंने कहा मुझको एक ब्रांड बनाना है। तो मैंने कहा 1 महीना लगेगा रिसर्च करने थे। 1 महीना क्यों? उनको तो हम लोगों को तो येलो टैक्सी या ग्रीन टैक्सी या ग्रीन एरो ऐसा कुछ नाम दे देंगे। हम लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले हम लोगों को जाके कस्टमर से बात करनी होती है कि उनके दिल में, दिमाग में क्या चीज़ें हैं जो बाहर नहीं है, वो हमारे ब्रांड में आ सकती है। तो फाइनली लोगों के बात करने के बाद हम लोग का जो आइडिया था वो था कि ये जो नई टैक्सी सर्विस है, जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर है, फायर के लिए 101 है, एम्बुलेंस के लिए 102 है, ये इतनी रिलायबल होगी, इतनी रिलायबल होगी कि वो एक 103 की तरह है कि आपको जब भी किसी के ऊपर निर्भर रहना है तो आपको इस ब्रांड पे निर्भर रहना है। अगर इस तरह से आप ब्रांड बनाते हो तो आज आपके पास टैक्सी है, लेकिन कल क्या कर सकते हो आप? कल आप स्कूल बस बना सकते हो, कल आप एम्बुलेंस बना सकते हो, क्योंकि वो ब्रांड का जो डेफिनेशन है, उसकी जो आइडिया है, वो खाली टैक्सी से जुड़ी हुई नहीं है। तब उनको बहुत अच्छा लगा। तो अभी जो अनशेकेबल रिलायबिलिटी है उसका एक्सप्रेशन क्या है? मेरू। तो मेरू पर्वत जो था वो जब भी समुद्र मंथन हुआ तो मेरू पर्वत बीच में था और वो अनशेकेबल था। उसको नाक से ऐसे ऐसे करते, लेकिन वो इसलिए नाम रखा मेरू। मतलब ब्रांडिंग में ये सब होता है। हाँ, पहले उस ब्रांड की सोच क्या है, उसके बाद उसका नाम, फिर लोगो, फिर किस तरह से बात करें। जैसे आप टैक्सी में बैठोगे, टैक्सी बहुत क्लीन है, कोई बदबू नहीं, लेकिन अगर ड्राइवर पान खा रहा है तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी ड्राइवर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग में भी क्लोरोफिल आपकी एजेंसी का हाथ है कि अगर आप कोई कंपनी बना रहे हो तो वो कंपनी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर भी आप काम करते हो। जैसे हम लोगों ने जिंजर बनाया, जिंजर का पहला नाम था इंडी वन, अभी जिंजर जो होटल है। तब अगर वो होटल कहता है कि मेरा ब्रांड है वो बहुत इनफॉर्मल है, तो आप जब वहाँ होटल में पहुँचोगे तो आप किस तरह से दिखाओगे कि ये इनफॉर्मल है? तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी कि जब आप वहाँ पहुँचोगे तब वो कहेगा, मिस्टर अलाहाबादिया, माय नेम इज़ किरण खलब, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी के। तो इस तरह से हम लोगों ने आपको निमंत्रण दिया है कि आप यहाँ इनफॉर्मल हो सकते हैं। ये सब ट्रेनिंग दी हुई है, उस तरह से ब्रांड बनता है। बहुत बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं ब्रांडिंग में। और आजकल तो सोशल मीडिया के दिन, ये इस इरा में ब्रांड जो करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रांड जो बोलता है उससे। What a brand does is more important than what the brand says. जो एक्सपीरियंस कंज्यूमर को मिला। Absolutely, that's the correct word, experience. तो सर एक और स्टोरी मैं ये चाहूँगा कि आप ये शेयर कर दें, आधार की स्टोरी। क्लोरोफिल ने आधार पर भी काम किया, जो आधार कार्ड होता है, हाँ, उसमें भी क्लोरोफिल का हाथ है। क्लोरोफिल का नहीं, उसमें मैं पर्सनली फ्री काम मैंने ओके, प्रो बोनो मतलब आपका काम है। हाँ, ओके, तो वो आधार कार्ड की आप स्टोरी सुना देते हैं। हाँ, तो वो नंदन नीलेकणी जो थे
उनको मैं मिला था जब हम लोग ने इन्फोसिस का काम किया था। और उन्होंने एक टीम बनाई थी। उस टीम उनका सपना था कि जब उन्होंने ये काम ले लिया, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, उन्होंने काम ले लिया था, तब उसका नाम था UIDAI। तो उन्होंने कहा कि ये ब्रांड नेम नहीं लगता है अभी, 1 अरब लोगों को ये नाम जब इस बोलने में कठिन है, तो उसको एक नाम देना चाहिए ब्रांड मतलब नेम। ये एक चैलेंज था कि साउथ इंडिया के लोग, कश्मीर के लोग, गुजरात के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग सब एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, यूज़ करें और वो एकदम सिंपल हो। तो शंकर मरोड़ा वो उनके राइट हैंड मैन थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक टीम बनाता हूँ, और उन्होंने 5 लोगों की टीम बनाई। कोई मीडिया से, कोई ब्रांडिंग से, कोई एडवर्टाइजिंग से, ऐसे करके उस टीम का मैं चेयरमैन था। हम लोग का काम था कि 3 महीने के अंदर इसकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो हम लोगों ने 3 महीने के अंदर बनाया, उसकी किताब बन गई। और कुछ 100-200 छोटी छोटी एजेंसीज थी जो पूरी इंडिया में उसके ऊपर काम करने वाली थी कि क्या बताया जाएगा। कि आपको बुलाना है, रणवीर जी आइए और आधार कार्ड बनाए, तो आप पूछेंगे क्यों, इससे मेरा क्या होने वाला है ना, उसका उत्तर क्या है, उसका जवाब क्या है। बिकॉज वो जवाब जो है पूरी इंडिया में सेम होना चाहिए, एक ही जवाब होना चाहिए। तो वो किताब में लिखा हुआ था। और फिर जब शंकर मरोड़ा और उनकी टीम जब जा रही थी, तब उनको राजस्थान में एक फार्मर जो था, किसान जो था, उसने ये बात कही कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो बहुत बड़ा आधार मिलेगा। और फिर जब हम लोगों ने रिसर्च किया, तब हम लोगों को पता लगा कि नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि तमिल में जो वर्ड्स होते हैं और संस्कृत में जो वर्ड्स होते हैं वो मैच नहीं होते। लेकिन आधार एक ऐसा वर्ड है जो तमिल में भी उसका अर्थ वही है और संस्कृत बेस्ड लैंग्वेजेस में भी वही है, मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, मलयालम में। और तो वो नाम फिक्स हो गया कि ये ब्रांड नेम है। और वो जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने बनाई थी, उससे हम लोगों ने ऑनलाइन एक ब्रीफ बना दिया और दुनिया भर से करीब 2500 लोगोज अलग अलग आ गए। तो उसको छांटने का काम और उसको शॉर्ट लिस्ट करने का काम, उसमें भी ये टीम हम लोगों की थी। सर आपने इतने हाई लेवल पर काम किया, मतलब गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है, बड़े बड़े कंपनीज के साथ भी काम किया है। इस लंबे करियर से आपने सीखा क्या है? मतलब प्रोफेशनल्स की दुनिया में, मतलब जो प्रोफेशनल्स की एक दुनिया है, बहुत लोग को क्या होता है कॉलेज के बाद वो डर महसूस होता है। अच्छा। 22 साल की उम्र में कि मैं अभी प्रोफेशनल दुनिया में काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये फिर भी वही मैं बोल रहा था कि ये जो हमारे पास्ट के सोच विचार हैं, ये किसी ने आपको कहा है, अरे वहाँ आपको, मुझको जब मैं एडवर्टाइजिंग में गया तब उन्होंने कहा कि अरे तुम तो शराब नहीं पीते हो, तुम एडवर्टाइजिंग में क्या करोगे। कुछ नहीं ऐसे हुआ है। बाद में मैंने बाद में ऑफकोर्स मैंने शुरू कर दी, बट उस समय 3-4-5 साल कुछ नहीं था, कुछ फ़र्क नहीं हुआ, किसी ने नहीं पूछा। वो पूरा मेरिट पे होता है। आप जब अच्छा काम कर रहे हो तब कोई पूछता नहीं आप इस तरह से क्यों, आपकी दाढ़ी लंबी क्यों, आपकी मूछ लंबी क्यों, कोई नहीं पूछता। एडवर्टाइजिंग में तो कोई नहीं पूछता। पर तो ये डर नहीं चाहिए। अलग अलग टाइप की कंपनीज होती हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मैंने इतने सारे टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं, उसका कोई आप वो मान नहीं सकोगे। तो मैं जो, मुझको अभी किसी ने कहा था कि तुम ये नहीं, ब्रांडिंग के कारण ये जो कंपनीज हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं। आप जापान जाओगे तो 90% कंपनी जो है या 300 या 400 साल पुरानी है, क्योंकि उन्होंने वो कंपनी को धंधे की आंखों से देखा ही नहीं। उन्होंने कंपनीज को देखा है कि ये सोसाइटी को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। इसलिए World War I हुआ, World War II हुआ, अभी भी वो कंपनीज हैं। कस्टमर से भी ज़्यादा सोसाइटी को, जब अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं है वर्ल्ड वॉर के कारण,
तो वो उनकी मदद करेंगे अपना पैसा देके। सर जो मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अब तक, अगर आप उसे एक बार एनालाइज कर देंगे तो ये 2020s और 2030s जो आ रहे हैं अभी, आप इन 2 डेकेड्स के बारे में क्या सोचते हो कि क्या होने वाला है दुनिया में, कि अनप्रेडिक्टेबल है आपके अकॉर्डिंग? अनप्रडिक्टेबल तो है, फिर भी दो या तीन चीज़ें जो है वो तो आप देख सकते हो कि वो अभी बढ़ रही हैं। जैसे? तो मैंने एक किताब लिखी है, अभी पूरी नहीं हुई, उसको कहते हैं थर्ड इरा ऑफ ब्रांडिंग। ओके। तो एक ब्रांडिंग का इरा था जब तक सोशल मीडिया नहीं आया, 2005 देख लें, पूरी दुनिया में 2005 तक हो गया, इंडिया में शायद 2011 में हो गया। सोशल मीडिया जब तक नहीं आया था तब तक ब्रांडिंग का तरीका अलग था। सोशल मीडिया जब आ गया तब ब्रांडिंग का तरीका पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि अभी कोई भी ब्रांड के बारे में बात कर सकता है, तभी कोई और आपके पास चारा नहीं था। हर इंसान को एक आवाज़ मिल गई हर एक को कि आवाज़ मिल ये कोई प्रोडक्ट है या बिजनेस है या ब्रांड है। डेमोक्रेटाइज हो गया पूरा। तो अभी आप जब कुछ नया खरीदने जाओगे तब आप कंपनी उस ब्रांड के बारे में क्या बोल रहे हैं ये आप पूछोगे ही नहीं, आप ऑनलाइन जाओगे और देखोगे कि लोग क्या कह रहे हैं। जैसे आप कह रहे थे मुझको कि आपको भी जो कमेंट्स मिलते हैं उसी के हिसाब से आप पॉडकास्ट बनाते हो। और कोविड के बाद इतने 6 महीने 7 महीने ये जो हम लोग रुके हुए, ज़िंदगी थम गई है, उसके कारण जो अभी ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग थर्ड इरा ऑफ ब्रांडिंग कहते हैं। कोविड का इतना बड़ा रोल जो छोटे छोटे ट्रेंड्स थे वो बहुत बड़े हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस सेफ्टी, अभी ज़्यादातर लोग सेफ्टी के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे। गरीब से गरीब लोग अभी सोच रहे हैं कि मुझको हाथ धोना ही चाहिए, क्योंकि इतना सारा हो गया है। आपके नज़दीक के लोग इसमें खो गए हैं। सेफ्टी बहुत बड़ा ट्रेंड बन जाएगा। सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा ट्रेंड जाएगा। तो आप यंग लोगों को भी देखोगे तो वो सब पूछ रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें खरीदने का क्या मतलब है, क्यों मैं खरीदूँ इतनी सारी चीज़ें। अपने दुनिया में 7 अरब लोग हैं और हम लोग 24 अरब स्नीकर्स वेस्ट करते हैं हर साल। 24 अरब, किस लिए इतने सारे स्नीकर्स चाहिए? मुझको, मेरे पास लाल रंग का भी चाहिए, पीले रंग का भी चाहिए, सफ़ेद का भी चाहिए, क्यों? तो ये सब जो सवाल उठे हैं उससे ब्रांडिंग का पूरा नक्शा बदलने वाला है। सस्टेनेबिलिटी शब्द आप समझा सकते हो हिंदी में? सस्टेनेबिलिटी यानी एकदम साधारण सी भाषा में हम लोग कहेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा अर्थ जो है, उसके अंदर जो चीज़ें उसमें से हम लोग निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, ये सब है, उसको जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग जो कंज्यूम का शब्द मुझे को पता है, कंज्यूम जो कर रहे हैं, अभी जितना हमारे पृथ्वी से निकल सकता है उससे 1.2 टाइम्स कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब इस पृथ्वी को हम सुखा रहे हैं बेसिकली। बिल्कुल। तो ये कितने साल तक चलेगा? तो 2030 तक आप अभी आप देख रहे हो कि बारिश कहीं ज़्यादा है, बाढ़ कहीं ज़्यादा है, कहीं आग, कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है। ये सब बढ़ते जाएगा क्योंकि ये इम्बैलेंस आ गया। जितना था अंदर वो हम लोगों ने निचोड़ लिया है और अभी ये कुछ बचा ही नहीं है। जैसे पाम ऑयल बोलते हैं, पाम ऑयल सब में होता है, आपके कैंडीज़ में होता है, आपके शैम्पू में होता है। और पाम ऑयल बनाने के लिए काफ़ी हज़ारों एकड़ ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उसको काटा गया। अमेज़न जंगल को अमेज़न, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ओरंगुटान्स मर गए, छोटे राइनोस मर गए, सब कुछ मर गए। अब क्या होगा इसके कारण? तो इस चीज़ को नहीं होने देना, ये सस्टेनेबिलिटी। मतलब लोग इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये हो रहा है इस दुनिया में, तो मुझको, मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ वो कम करूँगा। मैं जो अभी ये पहना हूँ तो ये नहीं, मुझको लाल रंग का भी चाहिए, उसके बजाय मैं कहूँगा कि अच्छा ये ही अगर नीले रंग का ही है तो रहने दो, 10 साल रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन तो ये जो तरीका है सोचने का वो सस्टेनेबिलिटी। तो उसका मंत्र है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। तो आपके अकॉर्डिंग जो अभी नए एंटरप्रेन्योर्स निकल के आएंगे
उन्हें कौन से बिजनेस सेक्टर्स को टारगेट करना चाहिए उन्हें? वही सच हो रहा है। अगर आप रिसर्च है जो इंडिया, ग्वाटेमाला और साउथ अफ्रीका, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि आम जनता को पता चल रहा है कि सस्टेनेबिलिटी का क्या होती है, और सस्टेनेबिलिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, ये सब। जॉनी वॉकर विस्की अब कागज के बोतल में आ गई। इसी चीज़ की वजह। हाँ, ऑलबर्ट्स नाम की कंपनी है, शू कंपनी, जो वुल से स्नीकर्स बना रहे हैं, दौड़ने के शूज, केवल वुल से। मतलब पहले सिंथेटिक या केमिकल से बनाए जाते थे। हाँ, और सिंथेटिक और केमिकल से भी ज़्यादा वो जो आप यूज़ करके फेंक रहे हो वो कहाँ नहीं जा रहा है, उसका बायोडिग्रेडेबल हो ही नहीं रहा, उसका वो नष्ट ही नहीं होता, 5-5 हज़ार साल वो रहेगा वैसे ही। सर, तो आपके अकॉर्डिंग जिस फ्यूचर में हम जा रहे हैं अभी, भविष्य कैसा होने वाला है इस दुनिया के लिए कोरोना वायरस के वो बाद? आपके हाथ, हम लोगों के हाथ में है। अगर हम वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, सब हर एक को, आप कितना पानी यूज़ करते हो, कितना ये मटेरियल यूज़ करते हो, कितनी, ये सब अगर कम नहीं होते जाएगा। अभी क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सब इंडस्ट्री बंद थी, ये सब बंद था, उसके कारण तो काफ़ी असर हुआ है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। पोल्यूशन कम हो गया, पोल्यूशन बहुत कम हो गया। लेकिन हम लोग जानबूझ के अगर इसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का बहुत बुरा हाल होगा, बहुत ही बुरा हाल। इसलिए इलॉन मस्क कहते हैं कि अभी मार्स पर मनुष्य जाने वाला है, मनुष्य मार्स में रहने वाला है। हाँ, वो है, वो अलग तरीका है। आप इसको आप नष्ट करके क्यों वहाँ जा रहे हो, इसको संभालो, क्योंकि इसको संभालने के तरीके हैं। आई होप कि वो चेंजेस अभी होने लगेंगे सर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हमारी जो पीढ़ी है, मतलब मेरे एज के लोग हैं जो 80s किड्स, 90s किड्स, 2000 किड्स हैं, वो थोड़े एनवायरमेंटली कॉन्शियस है। तो मुझे तो ये, मतलब आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम पॉजिटिव। मैं भी पॉजिटिव, क्योंकि आप उसका जो इफ़ेक्ट है ना, आप जो कुछ भी आप करेंगे उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आता है। जैसे फिशिंग, ओवर फिशिंग अगर हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ निकाल रहे हो और वो उनको समय, जैसे इंडिया में मानसून्स में, बारिश के दिनों में फिशिंग नहीं करते, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा पैदाइश होती है उनकी, फिशेस की। अगर आपने कहा कि ये इस एरिया में आप फिशिंग नहीं करोगे, इस 4 किलोमीटर एरिया में, तो वो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं सर। जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं, जैसे आप मेरे से बात करते हो, मेरे एज के लोगों से बात करते हो, या मेरे से कम उम्र के लोगों से बात करते हो, वो सब हमारे क्लोरोफिल में काम करते हैं। हाँ, तो सर उनमें यूनिक चीज़ क्या है, अलग चीज़ क्या है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस? डर नहीं है, मतलब सिक्योर डर। यानी मेरे ज़माने में क्या होता था, कोई भी, मेरे पिताजी और उनको कहते थे कि अरे तुमको नौकरी मिल गई, बस यहीं रहो भैया, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं होता था कि वहाँ से। यहाँ तो अभी कोई भाग के आता है घर से उनको उसको, क्योंकि चॉइसेस बहुत है। तो वो एक फंडामेंटल चीज़ है कि भविष्य में क्या होगा, उसका जो डर बना रहता था वो नहीं है। दूसरी चीज़, हम लोग काफ़ी वेस्ट को फॉलो करते थे, और उसका एक कारण तो हमारी भाषा है। जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो अंग्रेज़ी के, उसको हम लोग जो एको चैम्बर कहते हैं। मतलब एको चैम्बर यानी आप जो बोलते हो वही आपको सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपके दोस्त भी आपकी तरह है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एन एको चैम्बर। मतलब एक इंसान अपने आसपास खुद के जैसे ही लोगों रखेगा करेक्ट, और उनकी बात सुनता है। जो अगर आपके सोच विचार किसी चीज़ के बारे में गलत भी है, आपके दोस्तों के सोच विचार भी उसी चीज़ के बारे में वैसे ही है। तो आपको लगेगा कि वो गलत सोच विचार सही है। तो वो होते रहता है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रम्प जब आ गए, तो वो उसका कारण था एको चैम्बर। जैसे आप फेसबुक पे हो, फेसबुक पे आपके दोस्त कौन है जो आपकी तरह सोचते हैं। तो अगर फेसबुक को एनालाइज करने वाले जो लोग हैं, वो देखेंगे कि अच्छा, इसके सब दोस्त जो हैं उनके पास गन्स है,
आप अमेरिका की बात कर रहे हो, तो जो गन्स संभाल रखता है अपने पास, उसकी सोच रिपब्लिकन्स की तरह है। तो वो जो एडवर्टाइजिंग उन्होंने की फेसबुक पे, वो उसके लिए की। वो सब जो गन्स रखते थे वो एक प्रकार के सोच विचार करने वाले थे, तो उन्होंने उनको जो एड्स भेजी, टारगेट किया, वो ट्रम्प के बारे में कहा कि ट्रम्प को गन्स पसंद है, उसको नहीं, तो उसको वोट मत दो। वो एको चैम्बर बन गया। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एको चैम्बर्स क्रिएट किए और उन एको चैम्बर्स के बदौलत ट्रम्प को प्रेसिडेंट बनाया। करेक्ट। वाओ। तो हम लोग भी जब अंग्रेजी यूज़ करते हैं तो वो हम लोग का एको चैम्बर बन जाता है। उसके साथ हमारा कल्चर भी। तो ये जो चीज़ है वो मेरे हिसाब से नई जनरेशन जो है वो तोड़ रही है। उनको अपनी भाषा में बोलने में कोई कमी नहीं लगती। तो मतलब आपका ये कहना है कि पहले के ज़माने में लोगों को लगता था नहीं मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आजकल एक लगता है कि नहीं यार, हिंदी सीखता हूँ और हिंदी सीखकर मैं बिजनेसेस चला सकता हूँ या ग्रो कर सकता हूँ लाइफ में। मेसी या रोनाल्डो का जब इंटरव्यू होता है टीवी पे, वो स्पेनिश में बात करते हैं, वो थोड़ी सोचते हैं या अंग्रेजी में बात करते हैं। और ये सोच इंडिया में भी आ रही है। हाँ, अभी हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। वो क्यों? हरभजन सिंह बेचारा और ये वीरेंद्र सहवाग, उनको पहले डर लगता था कि कल ही मैंने उनका इंटरव्यू देखा कि हम लोग जब बाहर जाते थे तो कहीं जाके छिप जाते थे कि कोई आके हमसे बात ना करे, जल्दी से खाना खा के बस में जाके बैठ जाते। ये चीज़ अभी बदल गई है। तो उसके कारण वो इको चैम्बर भी बदल गया और लोगों के दिल में अभी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाषा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी के आप पुराने जब इंडस्ट्रियलिस्ट देखेंगे वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी तरह से बोल सकते थे। अभी के इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादातर नहीं बोल सकते, उससे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। एंटरप्रेन्योर्स को भी कोई फ़र्क नहीं। डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी चीज़ कह दी सर आपने कि लोगों को अक्सर ये लगता है कि यार अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है तो मेरी लाइफ की ग्रोथ में थोड़ी लिमिट आ जाएगी। पर ये झूठ है। मतलब जो भी आपको करना है लाइफ में, चाहे आपको रोनाल्डो बनना है, चाहे आपको धीरूभाई अंबानी बनना है, आप हिंदी भाषा ही केवल सीख के भी बन सकते हो। वो आप में जितना जोश है, कितनी लगन है, उससे फ़र्क पड़ता है। सर आप बहुत सारे सफल लोगों को मिले हो अपने करियर में, आपका करियर भी काफ़ी लंबा रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को, आई एम श्योर कि आप ऐसे लोगों को मिले हो जहाँ आपको उनको मिलकर ये लगा कि हाँ यार ये इंसान डेफिनेटली सफल होने वाला है। तो उन इंसानों में वो कौन सी बातें थी जिनको देखकर आपको लगा कि हाँ ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाला? कंसिस्टेंसी। वो एक ही चीज़ पर लगे रहना, छोड़ना नहीं, वो हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ाती है आपको। पर इसका फ्लिप साइड प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर किसी ने अक्सर अपनी दिशा बदल ली तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होते, ये आप कह रहे हो? तो जेफ बेजोस जो है अमेज़ॉन वाला, उसकी एक फेमस कहावत है कि ओवरनाइट सक्सेस टेक्स 10 years। लोगों को लगता है कि अरे यार एप्पल कितना बड़ा है, एप्पल का ब्रांड वैल्यू है 200 बिलियन। ब्रांड वैल्यू, सेल्स नहीं, सेल्स तो कहीं ज़्यादा है, ब्रांड वैल्यू 200। बट एप्पल कब जन्मा था? 1975। काफ़ी सारे हम लोग के मन में है वो। तो वो कह रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस जिसको कहते हैं उसके लिए भी 10 साल लगते हैं, जब तक दुनिया आपको देखेगी कि अरे हाँ ये जो आदमी है वो इस चीज़ में बहुत माहिर है, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, उसको समय लगेगा। वो उस समय में आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप एक दिन ये कहते हो, दूसरे दिन वो कहते हो, उससे नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं कंसिस्टेंट? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं रणवीर अलाहाबादी का ब्रांड देखूँ तो ब्रांड की जो वैल्यूज़ है, ब्रांड के जो बिलीफ्स है वो चेंज नहीं हुए। तुम्हारी अंग्रेज़ी से हिंदी में अभी वो सोच का जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो बदल गई है। वो बदलना ठीक ही है। सर आपके अकॉर्डिंग वो मेरे में क्या कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रही है? मतलब जो मुझे भी शायद पता नहीं है, सबकॉन्शियसली मैं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मोटिवेशन है, हर चीज़ में मोटिवेशन, पॉजिटिविटी और लाइफ हैक्स कि आप लाइफ में क्या क्या कर सकते। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो एक्सप्रेशन बदल सकता है, लेकिन किसी
कोई भी मुझसे बात करता है कि तुम रणवीर को जानते हो क्या, बोलता है हाँ, वो बहुत अच्छा है। और अच्छा का मतलब क्या है? अच्छा मतलब वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करता है, वो किसी की मजाक नहीं उड़ाता है। किसी की मजाक नहीं उड़ाना इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, उनको वो लगता है। तो ये जो जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी ब्रांड में एक अनचेंजिंग चीज़ होती है। चीज़ होती है, और जैसे दुनिया बदलती है वो उसकी जो अभिव्यक्ति, उसका जो एक्सप्रेशन है वो बदलते रहता है। इसका हम लोग बहुत साधारण जो एग्जाम्पल देते हैं वो जेम्स बॉन्ड। सो जेम्स बॉन्ड लिखा गया 1953 में। 1962 में पहली फिल्म आई जेम्स बॉन्ड की। उसमें शॉन कॉनरी था। शॉन कॉनरी ड्राई मार्टिनी पीता था और स्मोक करता था और सब लड़कियों के पीछे भागता था। अभी डैनियल क्रेग आ गया, स्मोकिंग नहीं है, बियर पीता है और अपने गर्लफ्रेंड के लिए रोता है। तो पूरा जेम्स बॉन्ड बदल गया। लेकिन जेम्स बॉन्ड यंग नहीं हो सकता, वो 37 साल का ही होना चाहिए क्योंकि वो कमांडर था। तो वो अनचेंजिंग पार्ट है उसका। हर कोई इंसान का, हर कोई बिजनेस का, प्रोडक्ट का एक ऐसा हिस्सा होता है, एक ऐसा भाग होता है जो अनचेंज, इसीलिए हम लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हाँ यार, ये कभी हमको बुरा नहीं कुछ करने देगा। आपके हिसाब से मेरे से कोई भूल हो रही है, मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ लाइफ में? अभी तक तो नहीं। नहीं, मतलब जो आपको देख के ये लगता है कि हाँ ये आप बदल सकते हो, इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन आपको बुरा लगेगा मैं कहूँ, बोल दो सर, नो प्रॉब्लम। आपको 30 अंडर 30 में आना, ये मेरे हिसाब से उसकी तरफ बढ़ने के लिए उसकी जो आस है आपको, कि ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। वो अपने से हो जाएगी, वो आउटकम है एक। आउटकम है। और काम पर ही फोकस करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आपने कह दिया। वो हो जाएगा क्योंकि वो हम लोग जब रॉक क्लाइंबिंग करते हैं उसी में भी वो कहते हैं कि आपको ये हाथ में नहीं आ रहा है तो आप लंज करते हो उसको और नहीं मिलता है, वो हमेशा हाथ नीचे आ जाता है। तो वो वहाँ पहुँचने के बाद वो आराम से हाथ, कल ही रॉक क्लाइंबिंग शुरू हुई ना, दसरा के दिन रॉक क्लाइंबिंग शुरू होती है। सर एक फाइनल क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल की पीढ़ी में काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। हाँ। जैसे कि मतलब अभी न्यूज़ में भी इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में हम पढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री में, पर हर इंडस्ट्री में हो रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्यों हो रहा है और आपके अकॉर्डिंग इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको एक सोशल मीडिया में हर तरफ आपको कंपैरिजन के कारण, कंपैरिजन मेरी तरफ से सबसे बड़ा एनिमी है। ओरिजिनल लाइफ जीने का सबसे बड़ा एनिमी है कंपैरिजन। मतलब किसी और को देख के खुद से ये कह रहे हो कि मैं उनके जैसा क्यों नहीं बन सकता है, या उनके पास जो चीज़ है वो मेरी क्यों नहीं हो सकती। मैं वो 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ सकता हूँ, मैं क्यों नहीं दौड़ सकता? मैं उसके पास 4 करोड़ है, मेरे पास क्यों नहीं है? लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप अलग आदमी हो, आप अलग औरत हो, अलग लड़की हो, आपके पास जो कुछ है वो उसके पास नहीं है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया के कारण जो हो रहा है, तो वो अगर आप ध्यान रखेंगे कि मैं यूनिक हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अपने से हूँ, मेरी जो स्ट्रेंथ्स है, मेरी जो वीकनेस है वो मेरी है, मेरी जो कहानी है वो मेरी है, मेरी कहानी वो मेरी, बचपन से लेके अब तक मैं जो कर सकता हूँ वो, मैं गा सकता हूँ वो गा नहीं सकती, मैं लिख सकता हूँ, मैं खुद किरण खलब, मैं चेस नहीं खेल सकता, मैं पत्ते नहीं खेल सकता, कार्ड्स नहीं खेल सकता, मुझको आता ही नहीं है वो। सेम, एग्जैक्ट सेम। एग्जैक्टली। तो क्या उसके पास रोना है? नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। मेरी बहन बहुत बढ़िया सितार बजाती है, मुझको कुछ नहीं समझ में आता, तो क्या हुआ? मैं लिख सकता हूँ, वो उतना नहीं लिख पाती। तो ये जो कंपैरिजन है ये पहले ज़्यादातर फैमिलीज में होता था या स्कूल में होता था, अभी वो पूरी सोसाइटी में हो रहा है, सोशल मीडिया के कारण। हाँ। तो वो एक रीज़न है। दूसरा,
उसको रोकने का तरीका अगर आपके हाथ में है, तो आप अगर ये अवेयरनेस अगर आप तैयार कर लें कि मुझको सेकंड हैंड ज़िंदगी नहीं जीनी है, मतलब दूसरे ने कुछ कहा, उसका मैंने वो मान लिया कि हाँ इसी तरह से होता है। सक्सेस माने पैसा और बड़ा घर और बड़ी गाड़ी, ये किसने कहा? ये जब हम लोग पूछता नहीं, ये सवाल नहीं करते और मान लेते कि यही सच है, उसके कारण ज़्यादातर ये होता है। तो उसको मैं कहता हूँ सेकंड हैंड जिंदगी। किसी और की सक्सेस की डेफिनेशन, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हम लोगों ने मान ली। क्यों मान ली? मतलब जो भी जिसके इसने और किसी ने कहा लव का मतलब ये है, कौन कहता है? जब तक मैं अपनी तरफ से उसको जांचता नहीं हूँ, परखता नहीं हूँ कि सचमुच यही सही है क्या, यही वास्तविकता है क्या, तब तक आप ओरिजिनल फर्स्ट हैंड जिंदगी नहीं जियोगे। और आपको खुद के लिए एक सक्सेस की डेफिनेशन बनानी चाहिए कि सक्सेस का मतलब क्या है, ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बस सक्सेस का, प्यार का, किसी भी आइडिया का जो डेफिनेशन है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आइडियाज़ के कारण ज़्यादातर हम लोग वास्तविकता दूर चले जाते हैं। वो जो आइडिया है उसको परखना चाहिए, उसको जांचना चाहिए कि क्या। किसी ने बोला कि अरे यार तुम ये नहीं कर सकते, तुम क्षत्रिय जाति के हो। क्षत्रिय जाति के माने क्या, उसका मतलब क्या है? अगर उसका हाथ काटूँ और मेरा हाथ काटूँ तो वो तो एक ही है, खून उसी रंग का आता है। तो जब किसी ने बोला है मुझको, नहीं नहीं ऐसे ही सुनो, एक समय हमारे देश में सती की प्रथा थी। किसी ने बोला था कि जब मर्द मर जाएगा तो उसकी औरत को भी उसके साथ मरना है। क्यों? जब किसी ने पूछना शुरू किया, ये जब सवाल उठने गए, तब तो ये हुआ ना कि वो प्रथा बंद पड़ गई। तो लीड अ फर्स्ट हैंड लाइफ, यस, ये आपकी देन होगी। थैंक यू सर, एज ऑलवेज आपसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, मुझको भी सीखने को मिलता है। आई डोंट नो हाउ सर, बट आई एम ग्लैड। किरण सर के हैंडल्स में नीचे लिंक कर दूंगा। सर कोई लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए, अगर आप एक चीज़ कहना चाहोगे? नहीं, वो लास्ट चीज़ वही थी ठीक है, कि फर्स्ट हैंड जियो, फर्स्ट हैंड लाइफ, सेकंड हैंड लाइफ मत जियो। ठीक है, थैंक यू किरण सर, थैंक यू अगेन, बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको भी इधर रणवीर शुड हिंदी में मज़ा आया। नो, मैं हमेशा एक मेरी बीवी को कहता हूँ कि उसको रणवीर को कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बार बार बुलाता है। सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हो, ये प्यास है बड़ी। मैं आपके लिए एक ब्रांडिंग का स्लोगन यूज करना चाहूँगा, ये दिल मांगे मोर, ये प्यास है दिल बड़ी। मांगे मोर। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इस पॉडकास्ट में। आपने हमारे साथ इतने सारे इंग्लिश पॉडकास्ट किए, हिंदी में ये आपका पहला पॉडकास्ट है, ये आपको कोई अंतर महसूस हुआ? ये ज़्यादा इजी फ्लोइंग था, कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, उस तरह से जा रहा था। ज़्यादा नहीं इसी तरफ जाना है उसी तरफ जाना है, ऐसा नहीं था। तो काफ़ी आसान था मेरे लिए। आपके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा चलेगा हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट? मैं प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा चले। ठीक है सर, ओके, ब्यूटीफुल। किरण कारब सर, थैंक यू।